हेलो बच्चों, पूनम भारद्वाज के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी दो बैलों की कथा। तो हम इस कहानी का सार समझेंगे। दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध कहानी है और इसके दो मुख्य पात्र हैं जो कि बैल हैं, हीरा और मोती। ये बैल सीधे साधे हैं, जैसे सीधे साधे भारतीय लोग होते हैं, ये उन लोगों के प्रतीक हैं। ये शक्तिशाली हैं, कमाऊ और सीधे साधे हैं और इतने गुणी होते हुए भी मनमाने अत्याचार सहते हैं। कहानीकार इनके माध्यम से भारतीय लोगों की परतंत्रता दिखाना चाहता है, उनकी गुलामी दिखाना चाहता है, क्योंकि ये कहानी जिस समय लिखी गई थी उस समय भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था और भारतीय क्या थे, वो शक्तिशाली भी थे, ईमानदार भी थे, कमाऊ भी थे और सीधे साधे थे, लेकिन अंग्रेज़ी सरकार के अत्याचारों को सहन करते थे। तो कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन माना जाता है। गधे को क्या कहते हैं? सबसे बुद्धिहीन प्राणी, कि उसमें सबसे कम बुद्धि है। इसका सबसे बड़ा कारण है उसका सीधापन और सहनशीलता, क्योंकि वह सीधा साधा होता है और हर अत्याचार को सहन करता है। वह सुख दुख, हानि लाभ सभी में एक जैसा रहता है, चाहे उसके साथ खुशी हो या दुख हो या कोई लाभ है या हानि, वो हर परिस्थिति में एक जैसा रहता है। इसी सीधेपन और सहनशीलता के कारण ही भारतीयों को भी अफ्रीका और अमेरिका में अपमान सहना पड़ता है। जो भारतीय विदेशों में रहते हैं वहाँ पर भी उनका अपमान किया जाता है और भारतीय लोग सीधे साधे होते हैं और उस अपमान को सहन करते हैं। गधे से कुछ ही कम सीधा एक और प्राणी है। कौन? बैल। यह कभी कभी अड़ भी जाता है, इसलिए इसका स्थान गधे से कुछ नीचा है। हीरा और मोती सच्चे मित्र। झूरी काछी, उसके पास दो बैल थे। कौन? हीरा और मोती। दो बैलों के नाम हैं ये, हीरा और मोती, और उनके मालिक का नाम है झूरी काछी। दोनों पछाई जाति के हैं। ये बैलों की एक जाति है। पछाई जाति के सुंदर, सुडौल और चौकस बैल थे। बड़े काम करने वाले थे, मेहनती बैल थे। लंबे समय से साथ साथ रहते हुए भी उनमें गहरा प्रेम हो गया था। काफ़ी समय से वो दोनों साथ रहते थे, इसलिए उन दोनों में बहुत प्रेम हो गया था। वे साथ साथ खाते, खेलते और धोल धप्पा करते थे। खाते भी साथ साथ थे और अगर खाना छोड़ना होता था तो अपना मुंह भी खाने से बाहर एक साथ ही निकालते थे। खेलते भी थे, शरारतें भी करते थे। वे एक दूसरे को चाट कर, सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे तथा आँखों से ही एक दूसरे की बात समझ लेते थे। रात के समय दोनों बैलों ने मन ही मन सलाह की, एक दूसरे को इशारे किए और उन्होंने क्या किया, खूंटे तुड़वाकर, पगहे तोड़कर तुड़वा दिए और झूरी के घर की ओर चल पड़े। झूरी ने सुबह अपने बैलों को चरनी पर खड़े देखा तो बड़ा खुश हुआ कि वाह, मेरे बैल तो वापस आ गए, मुझसे कितना प्रेम करते हैं। क्योंकि वो इतना अधिक प्रेम करते थे कि झूरी की पत्नी भी जलन करती थी और अपने पति पर गुस्सा करती थी। बैलों की आंखों में विद्रोह भरा स्नेह था। एक विद्रोह भी था उनकी आंखों में, लेकिन एक प्रेम भी झलक रहा था। वो उनको इस तरह का दिखा रहे थे कि तुमने हमें क्यों भेजा दूसरों के पास। घर और गांव के बच्चे भी तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। हाँ, पत्नी जरूर क्रुद्ध हुई, क्योंकि उसे तो बुरा लगेगा, क्योंकि कहाँ गए थे बैल? उसके पीहर गए थे, और पीहर तो हर औरत को बहुत पसंद होता है। उसे बहुत बुरा लगा और वो उन बैलों को नमक हराम कहने लगी। गुस्से के कारण उसने बैलों को सूखा चारा डाला, और बैल चारा खाएं तो कैसे, क्योंकि सूखा चारा मिला उन्हें। और लेकिन झूरी क्या करता था? हमेशा उनको बहुत अच्छा चारा
देता था। झूरी ने नौकर को चारे में खली डालने को कहा, लेकिन मालकिन से वो डरता था और उसने डर के मारे उनको खली नहीं दी। अब दूसरे दिन झूरी का साला गया, फिर से आया और हीरा मोती को अपने साथ ले गया। इस बार उसने दोनों को बहुत मोटी रस्सियों से बांधा और उनके सामने सूखा चारा डाल दिया। हीरा मोती का ऐसा अपमान पहले कभी नहीं हुआ था उन्हें, क्योंकि झूरी कैसे रखता था, बड़े लाड़ प्यार से अपने बच्चों की तरह उन्हें रखता था, अच्छा खाना देता था, उन्हें प्यार भी करता था। अगले दिन उन्होंने हल में जुतने से इनकार कर दिया। दोनों जिद पर अड़ गए कि आज हल में हमें काम नहीं करना। झूरी के साले ने गुस्से में आकर उनकी नाक पर खूब डंडे मारे, परंतु दोनों टस से मस ना हुए, उल्टे हल लेकर भाग लिए। रस्सी, हल, जुआ, जोत सब टूट टाट कर एक बराबर कर दिया, लेकिन क्या था, गले में लंबी लंबी रस्सियाँ थीं, इसलिए बेचारे दोनों पकड़े गए। अगले दिन उन्हें फिर से सूखा चारा मिला, लेकिन शाम के समय भैरों की नन्ही लड़की 2 रोटियां लेकर आई। रोटियां खाकर हीरा मोती की आत्मा प्रसन्न हो गई। उन्हें पता चला कि नन्ही लड़की की माँ मर चुकी है। वो एक छोटी सी लड़की थी, वो 2 रोटियां लाई, लेकिन क्या 2 रोटियों से उनका पेट भर सकता था? लेकिन उस नन्ही लड़की ने वो 2 रोटियां बड़े प्रेम के साथ उनको खिलाई थी, तो वो दोनों प्रसन्न हो गए और जैसे उनका पेट भी भर गया। और उन्होंने देखा, वहाँ पर उन्हें पता चला कि उस छोटी सी लड़की की माँ नहीं है और सौतेली माँ उसे बहुत परेशान करती है। मोती का दिल किया कि वह भैरों को या उसकी नई पत्नी को उठाकर फेंक दे। मोती कैसा था? थोड़ा उग्र स्वभाव का था और हीरा कैसा था? नर्म स्वभाव का था, परंतु लड़की का स्नेह याद करके चुप रह जाते। अगली रात उन्होंने रस्सी तुड़ाकर भागने की योजना बनाई। उन्होंने रस्सी को कमज़ोर करने के लिए उसे चबाना शुरू किया, परंतु तभी नन्ही लड़की ने आकर दोनों की रस्सियाँ खोल दी। उनकी मदद की उस लड़की ने उनको भगाने में। वो फटाफट आई और रस्सियाँ खोल दी। लेकिन बैल लड़की के स्नेह के कारण भाग नहीं पाए। लड़की ने शोर मचाया, तब वो भागे। और लड़की ने क्या शोर मचाया? ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा दी, फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, दादा भागो, बैलों को पकड़ो। हीरा मोती भाग पड़े। गया ने उनका पीछा किया, गांव के और लोग भी उनके पीछे हो लिए बैलों को पकड़ने के लिए। लेकिन दोनों के साथ क्या हुआ? वो रास्ता भटक गए। नए नए गांव पार करते हुए वे एक खेत के किनारे पहुँचे। मटर का खेत था। वाह! दोनों के मुंह में पानी आ गया हरी हरी मटर देखकर, क्योंकि भूखे प्यासे थे बेचारे। दोनों ने खूब मटर खाए और मस्ती में आकर वहाँ पर उछल कूद करने लगे। अब दोनों बैल क्या कर रहे थे? उन्होंने मटर खाई और फिर मस्ती के मूड में उछल कूद करने लगे। अचानक उनके सामने एक बहुत बड़ा सांड आ गया। दोनों डर गए। अब सोचने लगे कि अब इसका मुकाबला कैसे करेंगे। हीरा ने मोती को सलाह दी कि दोनों उस पर मिलकर आक्रमण करेंगे। उन्होंने वही किया, क्योंकि करना भी हमें यही चाहिए। जब हमारे सामने दुश्मन हो तो हमें मिलकर उसका मुकाबला करना चाहिए। सांड एक सींग चलाता तो दूसरा उसके पेट में अपना सींग घुसाड़ देता। सांड को 2-2 शत्रुओं से लड़ने की आदत नहीं थी। उसने आज तक एक शत्रु से ही लड़ाई की थी। लेकिन यहाँ पर तो क्या हुआ? उसने पहली बार देखा कि कोई मिलकर भी उस पर हमला कर सकता है। इसलिए बेचारा कुछ ही देर में बेदम होकर गिर पड़ा। दोनों ने उस पर दया की और छोड़ दिया। रहम खाया कि चलो छोड़ देते हैं गिरे हुए शत्रु पर, क्या वार करना। तो उनका यह भी सोच थी कि जो वैरी है, अगर वो उसके पास हथियार नहीं है, वो गिर गया है, तो उस पर हमने वार नहीं करना।
अब वो जीत के नशे में थे, दोनों बातें करने लगे। सामने मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया। अभी उसने मटर खाने ही शुरू किए थे कि खेत के मालिक आ गए। 2 आदमी आए और लाठियाँ लेकर उन पर शुरू हो गए। हीरा तो भाग गया, परंतु मोती बेचारा कीचड़ में फंस गया, पकड़ा गया। हीरा ने मोती को फंसा देखा तो वापस लौट आया। अब यहाँ पर एक बात और दिखाई देती है कि वो दोनों सच्चे मित्र थे। हीरा ने मोती को कीचड़ में फंसा देखा, वो उसको छोड़कर नहीं गया बल्कि वापस लौट आया कि अगर हम किसी मुसीबत में फंसते हैं तो दोनों साथ ही उसका मुकाबला करेंगे, उसका सामना करेंगे। फिर रखवालों ने दोनों को पकड़ लिया और कांजी हाउस में बंद कर दिया। अब बेचारों को कांजी हाउस में बंद किया गया तो कांजी हाउस में तो उन्हें दिन भर खाने को कुछ नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पहले से ही कई भैंसें, बकरियाँ, घोड़े, गधे इस तरह के जानवर थे। सभी के सभी भूखे प्यासे मुर्दों की तरह पड़े थे। भूख के मारे हीरा मोती ने भी दीवार चाटनी शुरू कर दी। कांजी हाउस क्या होता है? ऐसा स्थान होता है जहाँ पर लावारिस पशुओं को कैद करके रखा जाता है। फिर या तो उनकी नीलामी कर दी जाती है या उन्हें उनके जो शरीर का कोई भी हिस्सा होता है, मांस वगैरह, उसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। रात के समय हीरा के मन में विद्रोह की ज्वाला उठी। अब वो विद्रोही हुआ कौन? हीरा। हीरा जबकि कैसा था? सीधा साधा था, लेकिन अपने ऊपर जब अत्याचार होते देखा कि यहाँ पर पानी भी नहीं मिल रहा, खाने को भी नहीं मिल रहा, तो उसके मन में विद्रोह की ज्वाला जागी। उसने बाड़े की कच्ची दीवार पर अपने नुकीले सींगों से वार किया। हर वार में कुछ मिट्टी गिर जाती। इतने में चौकीदार लालटेन लेकर वहाँ पहुँचा। उसने हीरा का उजड़पन देखकर उसे कई डंडे मारे। क्यों? हीरा क्या कर रहा था? दीवार को गिराने का प्रयास कर रहा था। उसको कई डंडे मारे और फिर उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। मोती ने उसे चिढ़ाया। हीरा ने जवाब दिया, बंध गए तो क्या हुआ? अगर दीवार टूट जाती तो कई जानें आज़ाद हो जाती। अब मोती को भी जोश आ गया। उसने बड़े जोश से दीवार में सींग मारा। अब उसको देखकर उसके मन में भी आया, क्यों हम आज़ाद होने की कोशिश क्यों ना करें, हमें करनी चाहिए। अब दोनों में जोश आया और दोनों ने दीवार में सींग मारने शुरू कर दिए। 2 घंटे की अथक मेहनत, अथक प्रयास के बाद उसने लगभग आधी दीवार गिरा दी। अब जानवरों की जान में जान आई। सबसे पहले कौन भागा? घोड़ियाँ थी, वो भाग निकली। फिर बकरियाँ और भैंसें भागी। गधे, जो वैसे ही बुद्धिहीन माने जाते हैं, वो वहीं पर खड़े रहे। बोले भागने का क्या फ़ायदा, फिर पकड़ लिए जाएंगे। तो मोती ने उन्हें सींग मार मार कर ज़बरदस्ती वहाँ से मार भगाया। लेकिन हीरा रस्सी से बंधा था, कैसे भागता? हीरा ने मोती को कहा कि वो भाग जाए वरना उसकी खूब पिटाई होगी। मोती बोला, मैं विपत्ति में तुम्हें कैसे अलग कर सकता हूँ? जब तुम पर मुसीबत आई है तो मैं अपने मित्र को कैसे छोड़ सकता हूँ? वह भी वहीं पर सो गया। सुबह होते ही कांजी हाउस के कर्मचारियों में खलबली मची। उन्होंने मोती की खूब मरम्मत की, खूब पिटाई की और उसे मोटी रस्सियों से बांध दिया। हीरा मोती 1 सप्ताह तक वहीं बंधे रहे। कहाँ पर? कांजी हाउस में। उन्हें खाने को कुछ नहीं दिया गया, बस दिन में 1 बार पानी ज़रूर दे दिया जाता था। दोनों की ठठरियाँ निकल आई थी और अब उनकी हड्डियाँ दिखने लगी थी। एक दिन उनकी नीलामी होने लगी। कोई भी खरीदार उन्हें नहीं खरीदता था। एक कसाई आया जो अच्छा दाढ़ी वाला डरावना सा था। वो उनका मुआयना कर रहा था, क्योंकि जितने भी खरीदार आए थे वो उन्हें देखकर चुपचाप निकल जाते, क्योंकि वो कैसे हो चुके थे? बहुत दुबले पतले हो चुके थे, कमज़ोर हो चुके थे। और जो कसाई आया वह जिस तरह से कूल्हे में उंगली गोद कर देख रहा था, उससे हीरा मोती कांप गए। उन्हें डर लगने लगा कि अब उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। नीलाम होकर दोनों दड़ियल
कसाई के साथ चले। कसाई कैसा था? दाढ़ी वाला। वे अपने भाग्य को कोसने लगे। कसाई उन्हें भगाकर लेकर जा रहा था, उन्हें मार मार कर आगे लेकर जा रहा था। रास्ते में उन्हें गाय बैलों का रेवड़ नज़र आया। वे सभी प्रसन्न होकर उछल कूद कर रहे थे। अब उन्होंने दूसरों को देखा कि हाँ, ये देखो कितने खुश हैं, हम कितने दुखी हैं, अब तो हमारी थोड़े ही दिन का जीवन भी बचा है। हीरा मोती सोचने लगे, लेकिन ये कितने स्वार्थी हैं कि इन्हें हमारे दुख से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इन्हें हमारी कोई चिंता नहीं है। अचानक जाते जाते उन्हें लगा कि जिस रास्ते पर वो जा रहे हैं वो कुछ जाना पहचाना है। अब उनके कमज़ोर दुर्बल शरीर में जान आने लगी। जल्दी ही उन्हें लगा कि झूरी का घर नज़दीक आ गया। वे तेज़ी से भागने लगे और थान पर जाकर खड़े हो गए। झूरी ने उन्हें देखा तो वो दौड़ पड़ा, उन्हें गले से लगाने लगा। उन्हें बहुत उसने प्यार किया। बैल भी झूरी का हाथ चाटने लगे। दड़ियल कसाई ने बैल की रस्सियाँ पकड़ ली। झूरी ने कहा, ये बैल मेरे हैं। कसाई बोला, मैं इन्हें नीलामी से लाया हूँ। वह बैलों को ज़बरदस्ती ले जाने लगा। मोती ने उस पर सींग चला दिया। दड़ियल बेचारा भाग निकला, क्योंकि अपने घर में आकर उनमें एक अलग ही ताकत आ गई और उन्होंने मिलकर दड़ियल को भगा दिया। मोती ने उसे और भगाया और गांव से दूर कर दिया। और झूरी ने निहाल होकर नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया, क्योंकि जो किसान होता है, जो अपने पास जानवर पशुओं को पालता है, उनका ध्यान रखता है, तो उनसे वो प्रेम भी बहुत करता है अगर वो उनसे काम करवाता है तो। वो इतना प्रसन्न हुआ कि उसकी जो नांद थी उनमें खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया और दोनों मित्र बड़े प्यार से खाने लगे। पूरे गांव में भी खुशी का वातावरण छा गया और मालकिन ने भी आकर दोनों के माथे चूम लिए, क्योंकि वो भी गदगद हो गई अपने दोनों बैलों का अपने मालिक के प्रति प्रेम को देखकर। तो इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने यह बताया है कि यदि हम मिलकर अपने शत्रु का सामना करते हैं, हम पर हो रहे अत्याचारों का विरोध करते हैं, तो हम अवश्य ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं, विजयी हो सकते हैं। और यह कहानी तो लिखी भी उसी दौर में गई थी जब हमारा देश गुलाम था। तो उन्होंने यह संदेश दिया कि हम सब एक होकर बड़े से बड़े शत्रु को भी हरा सकते हैं। तो बच्चों, यह तो था कहानी का सार। आप मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए, सुनिए और अपने कमेंट्स दीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।